हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हो और उम्मीद करते हैं आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और इधर 2 दिन थोड़ा सा लेक्चर लेट हो गया, थोड़ी सी दिक्कत थी घर में, तो इसीलिए लेट हो गया। ठीक है, बाकी आपके वीडियोस आते रहेंगे, 1-2 दिन हो सकता हो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट फिर भी कॉन्टीन्यूसली आते रहेंगे और आप पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो भी आपके पास बुक हैं आप उनसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ठीक है, चलिए, लास्ट सेशन में मैंने आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो क्या होता है कि प्लांट जो होता है वो फूड बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज़ करता है उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, कैसे बनाता है? वो इनऑर्गेनिक मटेरियल, रॉ मटेरियल को यूज़ करता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वो यूज़ करता है, और फिर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड डेट इज़ ग्लूकोज बन के रेडी हो जाता है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें इसमें ज़रूरत पड़ती हैं, जैसे CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ये उसके मेन रॉ मटेरियल्स हैं। अब देखो, CO2 तो वो एटमॉस्फेयर से ले लेता है, वाटर जो होता है वो रूट से, सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेता है विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स और रूट। ठीक है, सनलाइट उसको सन से मिल जाती है। क्लोरोफिल जो होता है वो प्लांट की जो लीफ होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही एक सर्टेन स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम ये होता है कि वो सनलाइट को ट्रैप करता है। ठीक है, सनलाइट को वो ट्रैप कर लेता है, जिसकी मदद से आगे की रिएक्शंस प्रोसीड की जाती हैं। ठीक, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो 2 स्टेप में करवाया जाता है। पहला होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है, क्योंकि क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है और ट्रैप करने के बाद कुछ उसमें रिएक्शंस होती हैं और कुछ उसका प्रोडक्ट निकलता है। ठीक, लाइट रिएक्शंस के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो आपका डार्क रिएक्शन में यूज़ किया जाता है। तो जो आपका डार्क रिएक्शन होता है वो इसमें ये नहीं आप बोलोगे कि इन द एब्सेंस ऑफ लाइट होता है, नहीं, डेफिनेशन ये नहीं आती है उसकी। ठीक है, लाइट रिएक्शन तो प्रेजेंस ऑफ लाइट में ही होगा, बट ये जो डार्क रिएक्शन है ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली जो डार्क है वो लाइट पे ही डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जब तक लाइट रिएक्शन होगा नहीं, उसका प्रोडक्ट निकलेगा नहीं, तब तक डार्क रिएक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो कुल मिला के लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, डार्क जो होता है वो लाइट के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो 2 स्टेप में ये करवाया जाता है। अच्छा, उससे पहले हम क्लोरोप्लास्ट का जो है स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कहाँ पर क्लोरोफिल होता है। बाकी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली डिपेंड कर दो। कुछ उसमें पार्ट आते हैं जैसे थैलाकॉइड होगा, ग्रेना हो गया, इन सबको में बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है, तो पहले वो सब क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे आपका फोटोसिंथेसिस। अच्छा, उससे पहले कुछ बच्चों के डाउट्स थे जो मुझे देखने हैं। ठीक है, तो पहला डाउट आ रहा है इसमें, एक्सप्लेन अबाउट लिम्फ। ठीक है, तो लिम्फ बचा है, मुझे याद है लिम्फ बचा इसी चैप्टर में, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ही करेंगे। लिम्फ क्या होता है, क्या बॉडी में क्या फंक्शन होता है। ठीक है, उसके लिए मान के चलो आधे घंटे का 40 मिनट का एक वीडियो ही आएगा। ठीक है, तो चिंता मत करो, लास्ट वही रहेगा। सेकेंड है आपका हीमोडायलिसिस। देखो, हीमोडायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस, देखो डायलिसिस जो होता है जब आपकी किडनी, क्योंकि किडनी का काम होता है ब्लड फिल्ट्रेशन करने का। ठीक है, अगर किडनी ब्लड फिल्टर नहीं कर रही है, ठीक है, ब्लड फिल्टर इनका मतलब है किडनी, आपका जो ब्लड होता है उसको साफ करने की जिम्मेदारी जो होती है वो किडनी को दी गई होती है। अगर आपका ब्लड साफ नहीं हो रहा है, डैट मीन्स आपकी किडनी सही नहीं है। तो पहली बात तो हीमोडायलिसिस कब करवाते हैं? जब आपका ब्लड फिल्टर नहीं होता है। अब ब्लड फिल्टर करने की जिम्मेदारी बॉडी में किसको मिली है? किडनी को मिली है। अब किडनी अगर अपना काम, फिल्ट्रेशन का काम अगर नहीं करेगा तो ब्लड आपका साफ नहीं होगा, और इस वजह से किडनी का काम हमको आउटसाइड द बॉडी करवानी पड़ती है। तो आउटसाइड दी जो बॉडी होती है, जिस फेनोमेना से हम इस पूरे ब्लड को साफ करते हैं वो मैकेनिज्म कहलाता है डायलिसिस। ठीक है, क्योंकि ब्लड को साफ करते हैं तो इसीलिए हीमोडायलिसिस। जैसे हीमोग्लोबिन होता है ना, तो हीमो का वर्ड मतलब वो जनरली ब्लड के लिए ही यूज़ किया जाता है। अब इसमें एक्चुअली देखो होता क्या है, सिंपल सा है। आपको एक चीज़ बताई गई होगी कि आर्टरी और वीन, आपको याद होगा कि किस में ब्लड की स्पीड ज़्यादा होती है? आर्टरी में ब्लड की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और वीन में जो होता है वो ब्लड की स्पीड बहुत कम होती है। ठीक है, अब रीज़न यही है कि आर्टरी जो होती है वो थिनर होती है, उसका ल्यूमेन पतला होता है, स्पीड बढ़ जाती है। वीन जो होता है वो मोटा होता है, वाइडर उसका ल्यूमेन होता है, तो स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, अब देखो करते क्या है,
ब्लड को फिल्टर कैसे करते हैं, वो आपकी बॉडी से अब दोनों हाथों में एक ट्यूब लगाई जाएगी, वीगो लगाई जाएगी, जिसमें से आर्टरी से ब्लड बाहर निकाला जाता है हाई प्रेशर से, ठीक है। उसको ब्लड बाहर निकाल लेंगे, फिर एक डायलाइजर मशीन होती है, ठीक है, उसमें बस ब्लड को पास करना होता है, ठीक है। अब आर्टरी से ब्लड निकाल लिया, डायलाइजर जो है उसमें उसको पास कर दिया, ठीक है। समझने के लिए जैसे मान लो आपने क्या कर दिया, आर्टरी से ब्लड बाहर निकाल लिया और उसके बाद आपने डायलाइजर में, जिसमें सेलोफोन की मेम्ब्रेन एक होती है जो कि ब्लड को फिल्टर करने का, तो इतना डिटेल नहीं है ये, तो आर्टरी से ब्लड बाहर हुआ, वो डायलाइजर में गया, डायलाइजर से साफ हो गया और डायलाइजर से ब्लड साफ होने के बाद उसको वीन के थ्रू वापस बॉडी के अंदर चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो होता है आपका ब्लड साफ हो जाता है। तो लगभग 3-4 दिन चलता है, हफ्ता भर भी चल सकता है, ठीक है। डायलिसिस आता बहुत महंगा है, क्योंकि आप सोचो ना, आपकी बॉडी में 24 घंटे ब्लड फिल्टर हो रहा है और आप एक बार फिल्टर करा के अंदर रख दे रहे हो, फिर वो गंदा होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो हीमोडायलिसिस इज द मेथड इन विच वी फिल्टर द ब्लड आउटसाइड द बॉडी। हीमोडायलिसिस एक वो तरीका है जिसमें हम ब्लड को फिल्टर करते हैं आउटसाइड द बॉडी। अच्छा, फिल्टर हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायलाइजर करते हैं, ठीक है। बाकी बेसिक है, आर्टरी से निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि भाई देखो स्पीड ज़्यादा है तो निकलने में आसानी होगी, स्पीड में निकल जाएगा। और चढ़ाते क्योंकि वीन से, क्योंकि वीन में स्पीड कम होती है तो धीरे धीरे आराम से चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। और वैसे भी जो लोगों को ग्लूकोज को चढ़ता है तो वो वीन में ही चढ़ाया जाता है। इसीलिए देखो आपने देखा होगा कि वो जो उसका वो होता है, वो जो दवाई होती है देखो धीरे धीरे ड्रॉप करके गिरती है, वो धीरे धीरे चढ़ता है वो, इसलिए टाइम लगता है। ग्लूकोज लगभग 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आया आपका डिफरेंस बिटवीन एटीपी एंड एडीबी। एटीपी और इसमें डिफरेंस क्या होता है? देखो डिफरेंस क्या है कि एक्चुअल में ये जो एटीपी एंड एडीपी है, ये जब आपको हेरिडिटी पढ़ाए थे वहाँ आपको डिटेल एक्सप्लेन करते क्या होता है, बट अभी ऐसे आप जान लो। एक्चुअली इसमें 3 पार्ट आते हैं, ठीक है। पहला है आपका AMP, इसको बोलते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। फिर एक आता है आपका ADP, इसको बोलते हैं एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। और सबसे लास्ट में आता है ATP, इसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में क्या होता है कि आपका A और D ये तो साथ में ही होते हैं, ठीक है, एडिनोसिन। अब अगर एडिनोसिन से 2 फॉस्फोरस आके अटैच हो जाता है, ठीक है, एक फॉस्फोरस मतलब मान लो पहले सिंगल फॉस्फोरस अटैच हुआ, अगर एक सिंगल फास्फोरस अटैच हुआ तो देखो ये हो गया आपका एडिनोसिन, सिंगल अटैच हुआ है इसीलिए नाम लिखा जाता है मोनोफॉस्फेट। और ये जो बॉन्ड होता है ना, इस बॉन्ड में एक्चुअल में एनर्जी को स्टोर किया गया होता है, ठीक है। अब डिटेल नहीं, क्योंकि डिटेल आपका हेरिडिटी वाले चैप्टर में वहाँ डिटेल बताऊंगा, ठीक है। अब अगर बाई चांस मान लो इसमें एक और फास्फोरस आपने कहीं से ऐड कर दिया, ये जो फास्फोरस होता है ना, ये इनऑर्गेनिक फास्फोरस होता है, मतलब यही नॉर्मल फास्फोरस जो आप पढ़ते हो, इसमें जब आप इसको ऐड कर दोगे तो क्योंकि अब एडिनोसिन से 2 फास्फोरस अटैच हो गए, ठीक है, अब 2 ऐड हो गए तो इसीलिए देखो इसका नाम हो जाता है डाईफॉस्फेट, ठीक है। और इसमें इस वाली बॉन्ड में और इस वाली बॉन्ड में भी क्या होती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो बताओ AMP में ज़्यादा एनर्जी स्टोर है कि ADP में ज़्यादा स्टोर है? ऑब्वियस है ADP में, क्योंकि ADP में बस 2 फॉस्फेट बॉन्ड है तो इसमें ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी, बट जबकि AMP में सिंगल है तो उसमें कम स्टोर होगी। उसके बाद हम फिर क्या कर देते हैं, इसमें आप क्या कर दो, इसमें फिर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड कर दो, तो इसमें देखो एडिनोसिन से 3 फॉस्फोरस अटैच हो जाएंगे, ये एक एनर्जी बॉन्ड, दूसरी एनर्जी बॉन्ड, तीसरी एनर्जी, ये हो जाता है आपका ट्राईफॉस्फेट। अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो जाएगी, तो फाइनल जो एनर्जी करेंसी होती है आपकी बॉडी में, जो एनर्जी करेंसी होती है वो ATP में होती है। देखो
जब भी आपकी बॉडी को एटीपी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये साइकिल रिवर्स हो जाता है। जैसे आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो क्योंकि एनर्जी कहाँ स्टोर है, फॉस्फोरस वाले बॉन्ड में, तो होता क्या है, इसमें से एक बॉन्ड टूट जाता है, एक बॉन्ड टूटा, एनर्जी निकली, उस एनर्जी का बॉडी ने यूज़ कर लिया। और चाहिए तो बॉडी ने फिर से एक बॉन्ड तोड़ा, तो AMP बन गया। और चाहिए तो उसने और तोड़ दिया। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी जो एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके पास 3 फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं और एनर्जी जो होती है वो इसी फॉस्फेट बॉन्ड में ही स्टोर की जाती है, ठीक। ADP डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फोरस अटैच होंगे और AMP में 3 फॉस्फोरस अटैच। बाकी याद रखना, ATP इज द करेंसी ऑफ द सेल। जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, वैसे ही जो एनर्जी की करेंसी है बॉडी में वो ATP ही होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है टेरेस्ट्रियल प्लांट fill their need for essential nutrition by taking from soil, but what about aquatic plants? They don't need these essential nutrients. If they need, then they fulfill it. हाँ, जैसे देखो टेरेस्ट्रियल की डिमांड होती है, वैसे वो उन एक्वेटिक को भी डिमांड होती है। अब फिल कैसे करते हैं, देखो उन एक प्लांट को चाहिए क्या होता है। बेसिकली प्लांट को देखो अगर, तो उसको एटमॉस्फेयर से CO2 लेना होता है, वो ले लेता है एटमॉस्फेयर से। बाकी उसको वाटर चाहिए होता है, वो पानी में खुद है, वो ले लेता है वहाँ से। अच्छा, एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वो डिज़ाइंड ही ऐसे होते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक लिमिटेड सोर्स में आपको कैसे सरवाइव करना है वो उनके पास पहले से उन्हें नोन होता है कि हमें पानी में रहना है तो हमें न्यूट्रिएंट कैसे, कौन कौन से न्यूट्रिएंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो वो वाटर में रहते हैं तो वो वाटर के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं, ठीक है। There are many plants which make their food by the process of photosynthesis, that is autotroph, ठीक है, and also eat insect, that is insectivorous plant, जैसे Venus triflap and Venus triflap. So overall the question, what will we call them, ठीक है। देखो अब ऐसा कोई पर्टिकुलरली नहीं है कि आप इन्हें क्या बोलोगे, ठीक है। बहुत ये जो प्लांट है, ये प्लांट फोटोसिंथेसिस तो कर ही रहे होते हैं, साथ ही साथ ये आपका इंसेक्ट पे भी डिपेंड, मतलब इंसेक्ट को खा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है ना कि पूरी बॉडी इनकी इंसेक्ट पे ही डिपेंड कर रही है, ये फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जब इनको फोटोसिंथेसिस करना है, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ये ऑटोट्रॉप की तरह बिहेव करेंगे, और जब ये नहीं करना होगा तो ये इंसेक्टिवोरस मतलब इंसेक्ट को खाएंगे। ऐसे ही आपका एक प्लांट है यूग्लिना, ठीक है। यूग्लिना जो होता है वो आपका एक कनेक्टिंग लिंक होता है प्लांट एंड एनिमल का। तो ऐसे ही यूग्लिना की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो ऑटोट्रॉपिक भी होता है, हेटरोट्रॉपिक भी होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करता है वो। तो प्लांट जो इंसेक्टिवोरस वाले होते हैं वो डिपेंड करता है सिचुएशन में। फोटोसिंथेसिस करना है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, और जब उनको इंसेक्टिवोरस हेटरोट्रॉप बनना है तो वो हेटरोट्रॉप बनेंगे। तो आप उनको दोनों में रख सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक बाकी लिम्फ के लिए चिंता मत करो, उसके लिए सेपरेट वीडियो ही आएगा, लिम्फेटिक सिस्टम पूरा अलग से एक्सप्लेन करना है उसके लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं डाउट क्लियर हो गया होगा, बाकी फिर भी कुछ बचता होगा तो पूछ लेना, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपका क्लोरोप्लास्ट, कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, फिगर कैसे, कहाँ पे कौन सा चीज़ होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्लोरोप्लास्ट, कहाँ पे क्या होता है, फिगर, ठीक है। इसको कर लेना, पेपर में आता है, पूछा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है और क्या फंक्शन होता है। देखो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, एक होती है उसकी आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है उसकी इनर मेम्ब्रेन। तो ये बाहर वाली हो गई आउटर और उसके अंदर वाली हो गई इनर। आउटर और इनर के बीच में जगह होती है जिसको बोलते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, ठीक है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट इज ए प्लास्टिड। तो आउटर और इनर के बीच में जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, ठीक। अब उसके बाद देखो ये जो पूरा अंदर का रीजन होता है, ठीक है, पूरा जो अंदर का रीजन होता है वो कहलाता है स्ट्रोमा। जो मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है, आप इसको बोल सकते हो कि स्ट्रोमा एक्चुअल में मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है, ठीक है। जो मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है वो आपका स्ट्रोमा होता है, ठीक। इस स्ट्रोमा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं रुबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सीजिनेज एंड ऑक्सीजिनेज, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ कहीं पे इसका फुल फॉर्म,
राइबुलोज बिस फॉस्फेट, सी से हो गया कार्बोक्सीजिनेज, ओ से हो गया ऑक्सीजिनेज। ठीक है, रुबिस्को बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। दूसरी बात, रुबिस्को जो होता है ना, वो मोस्ट एबेंडेंट एंजाइम प्रेजेंट ऑन अर्थ है। पूछा जाता है कि मोस्ट एबेंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ कौन होता है, तो वो रुबिस्को होता है। अब क्यों कहा गया, आप सोचो कि रुबिस्को जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। एक पत्ती में कितने क्लोरोप्लास्ट, तो उसमें कितने रुबिस्को। वैसे इमेजिन करो कि एक पत्ती पता नहीं, एक डाल में पता नहीं, एक पेड़ में पता नहीं कितने पत्ती, एक पूरी दुनिया में पता नहीं कितने पत्ती। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो रुबिस्को जो होता है वो मोस्ट एबेंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ में काउंट किया जाता है। ठीक है, अब कहाँ काम क्या होता है, ये जनरली जब डार्क रिएक्शन होता है तो वहाँ पर इसका एंजाइम का काम होता है। उतना डिटेल नहीं है, अगले साल क्लास 11th में आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जैसे आप इमेजिन करो आप सिक्के रखते हो ना, ठीक है, आप 10 से 12 सिक्के एक साथ स्टॉक बना के रख दो। सेम वैसे ही स्टॉक बना के एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ग्रेना बोलते हैं। एक को आप ग्रेना बोलोगे, और जब कई सारे ग्रेना एक साथ एक के ऊपर एक रखे होते हैं तो उनको हम थैलाकॉइड बोलते हैं। ठीक है, दो थैलाकॉइड आपस में अटैच किए जाते हैं एक स्ट्रक्चर से जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के पास अपना सर्कुलर डीएनए होता है और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना 70S राइबोसोम होता है। डेट्स वाई आपने पढ़ा था सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल होता है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि दो मेन चीज़ें तो इसके पास खुद के ही हैं, बाकी और चीज़ों के लिए ही सेल पे डिपेंडेंट है, बट मेन तो इसके पास ही होता है। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पर। ये जो आपका ग्रेना होता है, इसी ग्रेना में आपका प्रेजेंट होता है, इसकी सरफेस पे, ग्रेना की सरफेस पे ही आपका प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। ठीक है, प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। जैसी ही सनलाइट पड़ती है तो ये कहीं भी सनलाइट जाए, क्लोरोफिल क्या करता है, यानी ये ग्रेना पे जो क्लोरोफिल है वो उसको अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अपनी तरफ उसको कर लिया एब्जॉर्ब। अब एब्जॉर्ब करने के बाद ये अपना लाइट रिएक्शन वाला प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। तो मुझे बताओ कि लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है, क्या लाइट रिएक्शन ग्रेना में हो रहा है? तो ये याद रखना कि जो लाइट रिएक्शन है वो आपका ग्रेना में होता है। ठीक है, तो लाइट पड़ी, ग्रेना में क्लोरोफिल होता है, वो लाइट को ट्रैप कर लेगा, बाकी लाइट रिएक्शन वो करवा देगा अपना। उसके बाद जब लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो लाइट रिएक्शन का जो भी प्रोडक्ट होता है वो निकल के बाहर आता है स्ट्रोमा रीजन में। ठीक, स्ट्रोमा रीजन में फिर आपका शुरू करवाया जाता है डार्क रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन बाद में होता है, क्योंकि मैंने बता दिया कि डार्क रिएक्शन तब होगा जब लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। तो लाइट रिएक्शन ग्रेना में सारा काम हो गया। अब उसके बाद यहाँ से प्रोडक्ट स्ट्रोमा में दिया जाएगा। स्ट्रोमा में जैसे ही लाइट का प्रोडक्ट स्ट्रोमा में आएगा तुरंत वहाँ पर डार्क रिएक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, ग्रेना में होता है। ठीक है, थैलाकॉइड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आप बोल सकते हो एट द सरफेस ऑफ ग्रेना बोल सकते हो, वहाँ क्लोरोफिल होता है जो ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट का काम करता है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब एक्चुअल में लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं है, बट फिर भी मैं आपको फिगर दिखा दे रहा हूँ, उसमें आपको क्लियर कट दिख भी रहा होगा। देखो आपका जो मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है, उसमें देखो दो चीज़ें हैं, एक तो लाइट रिएक्शन है, दूसरा आपका डार्क रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन जो होती है वो डिपेंडेंट होती है लाइट पे, बट जो डार्क रिएक्शन होती है वो इंडिपेंडेंट होती है लाइट पे, लेकिन वो डिपेंड करती है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर। ठीक, अब नीचे जरा फिगर ध्यान से देखो। फिगर ये कह रहा है आपके पास ना ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, आपके पास जो है क्लोरोप्लास्ट ये आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, अगर फिगर हल्का सा मैं इसको मिटा दूं, ठीक है, नीचे का तो कोई काम है नहीं तो मिटा ही देते हैं इसको। ठीक है, पूरा ही मिटा देते हैं, ये काम आएगा। अब जरा फिगर को ध्यान से देखो, अभी खुद समझ में आ जाएगा। आपके पास मैंने आपको बना दिया यहाँ पर ग्रेना। ठीक है, ये मैंने बना दिया ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, इस पे जो ग्रेना है क्लोरोप्लास्ट का, इसमें आपके पास प्रेजेंट है क्लोरोफिल। ठीक,
अब ये क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को ट्रैप करेगा। ठीक, अब ये सनलाइट को ट्रैप करेगा, सन लाइट। ठीक, अब ये जो है ये सनलाइट को करेगा ट्रैप। जैसे ही सनलाइट को ट्रैप करेगा, तो क्योंकि आपके पास वाटर भी तो था, जैसे ही सनलाइट ट्रैप होगा, सबसे पहला प्रोसेस याद है ना, सबसे पहला प्रोसेस क्या हो जाएगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। यहाँ पानी टूट जाएगा, पानी जब टूटेगा तो H2O आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा H2 प्लस O2 में, और ये जो O2 है ये बाहर कर दिया जाएगा तुरंत। क्यों बाहर कर दिया जाएगा, मैंने बता दिया था, O2 अगर बाहर नहीं करोगे तो क्लोरोफिल को वो डिस्ट्रॉय ऑक्सीडाइज कर देगा, जिससे क्लोरोफिल बेकार हो जाएगा, और हाइड्रोजन जो होता है वो यूज कर लिया जाता है प्लांट के अंदर। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो O2 होता है ना, ये O2 आपका बाई प्रोडक्ट है। जैसे ये हमारे लिए तो मेन प्रोडक्ट में आता है, बट प्लांट के लिए ये बाई प्रोडक्ट है। प्लांट का मेन प्रोडक्ट उसका ग्लूकोज है, बाई प्रोडक्ट उसका O2 है, हमारे लिए O2 मेन प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक, तो देखो जो ग्रेना है उसने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, सबसे पहला प्रोसेस फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर को ब्रेक डाउन किया गया। ठीक है, H2O एब्जॉर्ब हो गया, O2 बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर कर दिया गया। ठीक है, अब इस लाइट यहां पर तो हो गया लाइट रिएक्शन, इस लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट निकलता है वो एक्चुअल में निकलता है ATP। ठीक है, लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट निकलता है वो निकलता है ATP, और साथ में एक और निकलता है जिसको बोलते हैं NADPH2। ठीक है, अब NADPH2 क्या होता है, देखो जैसे हमारे यहाँ क्या चलता है, हमारे यहाँ रुपया चलता है, बहुत लोगों के मतलब विदेशों में आपका डॉलर चलता है, बहुत जगह पाउंड चलता है। ठीक है, तो अलग अलग जगहों की करेंसी अलग अलग होती है। वैसे ही समझ लो ये एनर्जी की हर जगह की करेंसी, ATP एक करेंसी हो गई, NADPH2 एक करेंसी हो गई, ऐसे आपको अभी एक मिलेगा FADH2, वो भी एक करेंसी होती है। बट जो एक स्मॉलर यूनिट होती है करेंसी की, वो तो आपकी ATP होती है। मतलब कुल घूम फिरा के आपको NADPH2 में को भी लाके किस में कन्वर्ट करना होता है, ATP में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया यहाँ पर पूरा लाइट रिएक्शन। अब आगे देखो ये जो बाई प्रोडक्ट आपने बोला, ठीक है, अब देखो यहाँ आपका है स्ट्रोमा। अब जैसे ही ATP और NADPH2 ये आपका प्रोडक्ट का उसका है, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है, ये दोनों के दोनों इंटर कराए जाएंगे स्ट्रोमा रीजन में, और साथ ही एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब किया जाएगा किसको, CO2 को। ठीक, और जैसे CO2 एब्जॉर्ब होगा, इसमें वही एंजाइम काम करेगा, रुबिस्को एंजाइम काम करेगा। ATP NADPH2 आया, CO2 आया, और उसके बाद यहां पर आपका परफॉर्म किया जाता है डार्क रिएक्शन। ठीक है, अब ये CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट कैसे होता है, ठीक है, तो यहां पर चलती है एक केल्विन साइकिल। ठीक है, यहाँ पर चलती है केल्विन साइकिल, जिसको हम C3 बोलते हैं, C3 साइकिल क्लास 11th में आपको मिलेगा। तो केल्विन साइकिल जब चलती है तो आपका जो CO2 होता है, आपका CO2 से क्या बन जाता है, ग्लूकोज C6H12O6। तो केल्विन साइकिल से होता हुआ आपका बन जाता है ग्लूकोज, और इसके जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, ये जो आपका होता है यहाँ से निकाला जाता है ADP। क्यों, क्योंकि देखो ATP गया, एनर्जी कुछ यूज हुई, तो वो कन्वर्ट हो गया किसमें, ADP में कन्वर्ट हो गया। सेम ऐसे ही NADPH2 यूज हो जाता है, और ये कन्वर्ट होता है सिर्फ NADP में। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो ADP और NADP ये वापस आते हैं, और ये यहीं लाइट रिएक्शन में ही वापस काम लगते हैं। ठीक, अब इमेजिन करो ADP को एनर्जी चाहिए थी, तो सनलाइट ले देगा, सनलाइट से वो ADP कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ATP में, और NADP कन्वर्ट हो जाता है NADPH2 में। तो कुल मिला के ये आपका था फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। ठीक है, तो ओवरऑल आई थिंक समझ में आ गया होगा, बाकी कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ लीजिएगा, बट 10th स्टैंडर्ड में इतना ही है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। क्या है, मैंने फिर से बता दे रहा हूँ, आपके पास क्लोरोप्लास्ट है, उसमें आपका ग्रेना है, ग्रेना के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो सनलाइट को ट्रैप करेगा। जैसे सनलाइट को ट्रैप करेगा, उसके अंदर प्रेजेंट वाटर, पहला स्टेप फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो जाएगा, वाटर टूट जाएगा H2 और O2 में, O2 एज अ बाई प्रोडक्ट प्लांट से बाहर कर दिया जाएगा। क्यों बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल को वो डिस्ट्रॉय कर देगा नहीं तो। ठीक है, H2 प्लांट में यूटिलाइज कर लिया जाता है। लाइट रिएक्शन, तो यहाँ जो आपका प्रोसेस हुआ है, इस जगह जो आपका प्रोसेस हुआ है
वो आपका लाइट रिएक्शन हुआ है। ठीक, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है आपका ATP और NADPH2, ये आपका लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट हो गया। ये दोनों के दोनों इंटर किया आपके कहाँ पे, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में आपका रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है। ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट प्लस रुबिस्को प्लस CO2 ये तीनों मिलकर केल्विन साइकिल में एंटर करते हैं। केल्विन साइकिल से ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में, और साथ में ही उसी केल्विन साइकिल में ADP और NADP भी बन जाता है। और फिर ये दोनों वापस चले जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के, क्लोरोफिल के पास, यानी ग्रेना के पास। तो यहाँ वाला जो आपका प्रोसेस है, यहाँ आपका हो गया डार्क रिएक्शन। तो ऐसे ही आपका क्या होता है, ग्लूकोज की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अब तुम प्रैक्टिकली सोचो, एक CO2 है और तुमको 6, मतलब CO2 में कितने कार्बन है, यहाँ तो CO2 में सिर्फ एक कार्बन है, लेकिन तुमको इमेजिन करो कि यहाँ पर कितने कार्बन चाहिए, 6 कार्बन चाहिए ना। तो यहाँ पे तुमको टोटल कितने CO2 ले जाने पड़ेंगे, तो टोटल तुमको देखो, तुमको टोटल 6 CO2 इंटर कराने पड़ेंगे। जब तुम 6 CO2 इंटर कराओगे तब तुम्हारा जाके ग्लूकोज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, एक बार फिगर बना लीजिए, अच्छे से आता है फिगर वैसे। ठीक है, तो इसमें एक दो चीज़ें और हैं। ठीक है, आप ऐसे इमेजिन कर लो, मतलब ऐसे आप लिख लो कि अगर, हालांकि ये नहीं मिलेगा आपको, अगर आपको एक मॉलिक्यूल C6H12O6 अगर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल आपको बनाना होगा तो टोटल आपको 6 बार केल्विन साइकिल को चलानी पड़ेगी। ठीक, 6 बार केल्विन साइकिल जब चलेगी तब आपका जाके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, टू आप सिंपल बोल सकते हो, टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज वी नीड 6 केल्विन साइकिल। हमको 6 बार केल्विन साइकिल, मतलब 6 टर्न केल्विन साइकिल को हमको चलाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अच्छा, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, जैसे इस पूरे में कितना आप इन करते हो। ठीक है, आप अलग से चार्ट बना के लिख लो कि आपने कितना इन किया, मतलब कौन कितनी चीज़ें आपने दी और कितना आपको उसका आउटपुट मिला। ठीक है, चाहो तो आप लिख सकते हो चार्ट बना के। देखो आपने क्या किया, आपने CO2 इंटर कराया। ठीक है, आप इमेजिन करो आपने एक CO2 इंटर कराया। ठीक, तो आपको क्या मिला, C6H12O6, यानी आपने अगर जस्ट एन इमेजिन, अगर एक CO2 दोगे तो नहीं बनेगा ना, तो टोटल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितना मॉलिक्यूल CO2 का चाहिए, 6 मॉलिक्यूल CO2 का आप इन करते हो, मतलब प्लांट 6। इसीलिए जब फोटोसिंथेसिस की क्वेश्चन लिखते हो तो आप वहाँ क्या लिखते हो, 6 CO2 क्यों लिखते हो, क्योंकि ग्लूकोज कितने चाहिए, 6 बाई कार्बन 6 होने चाहिए, तो आप 6 CO2 के मॉलिक्यूल को इंटर कराते हो। ठीक है, उसके बाद आपको कितने ATP, यहाँ कितनी ATP चाहिए, तो यहाँ आपके पास 18 ATP चाहिए, मतलब यहाँ जो बनता है वहाँ कितना ATP बनता है, ये 18 ATP बनता है आपका। ठीक, और साथ ही साथ यहाँ पर 12 NADPH2, तो 12 NADPH2, 18 ATP कन्वर्ट होता है 18 ADP में, 18 ADP में, और 12 NADPH2 कन्वर्ट होता है 12 NADP में। ठीक है, DP, इसको डी कर लेना। तो ये ठीक है, चाहो तो लिख सकते हो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे जो बच्चे आगे कॉम्पिटिटिव पेपर देना चाहते हैं, बहुत सारे ओलंपियाड में का क्लास 10th में होने लगता है पेपर, तो उन सब में ये पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज जो होता है डायरेक्ट रिएक्शन वो किस साइकिल प्रोसेस से होता है, तो केल्विन साइकिल से होता है। आप 6 CO2 मॉलिक्यूल देते हो तब जाके ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल मिलता है, 18 ATP देते हो तो 18 ADP बन जाता है। तो सिंपली यहाँ जो लाइट रिएक्शन से 18 ATP निकलता है और आपको 12 NADP, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है 18 और 12 में। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखो। अब इसमें एक चीज़ और है, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन टाइप का है, वो देखो आपके पास अगर एक NADPH2 है, ठीक है, एक NADPH2 है तो इससे निकलता है 3 ATP। ठीक, अगर आपके पास एक FeDH2 है तो उससे निकलता है 2 ATP। बाकी ATP तो आपके पास है, तो इसको भी कहीं नोट कर लो। ठीक है, फुल फॉर्म नहीं, बहुत मैंने बता दिया, हालांकि अभी फुल फॉर्म आपको मैं दिखा दूंगा आगे, बाकी फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ ऐसे, निकोटीन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट डाइहाइड्रोजन। ठीक है,
इसको अगर तोड़ते हो सिंपल यूनिट तो 3 एटीपी निकलेगा, और एक FeDH2 को तोड़ते हो तो 2 एटीपी निकलेगा। अब जरा कैलकुलेशन करते हैं इसमें, ठीक है। कैलकुलेशन क्या करते हैं, आप जरा ये चेक करो कितनी एनर्जी लगी। 18 एटीपी लग गया और 12 NADPH2 लग गया, ठीक। 18 एटीपी और 12 NADPH2, एक NADPH2 में कितना होता है, एक NADPH2 में तो 12, मतलब एक NADPH2 में 3 एटीपी निकलेगा, तो 12 में कितना निकलेगा, 12 3 36, तो 36 एटीपी यहाँ लगाए और प्लस 18 एटीपी ऊपर लगाए, तो ये आपका हो गया 8 6 14, 3 1 4 और 1 5, यानी कि आपने फोटोसिंथेसिस में टोटल कितनी एनर्जी दी, टोटल एनर्जी आपने 54 एटीपी की एनर्जी लगाई है। अब जो रिस्पायरेशन चैप्टर होता है उसमें फिर ये होता है कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की प्लांट ने, तो आपने 54 एटीपी अंदर की, समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। देखो 18 एटीपी तो सीधे सीधे इनकी हो, उसके बाद 12 NADP की हो ना, एक NADP में कितना निकलता है, 3 निकलता है, तो 12 में कितना निकला, अगर एक में 3 निकल रहा है तो 12 में 12 3 36, तो 36 निकल गया, 36 नीचे दिया 18 ऊपर दिया, तो कितना हो गया 54 एटीपी आपने दिया है, तब जाके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल रेडी हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी आपको कुछ चीज़ें फुल फॉर्म मैंने जैसे बता दिया है, ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, NADP निकोटीन एमाइड, ठीक है, वो एमीन नहीं होगा वो एमाइड होगा, सही कर लेना उसको, निकोटीन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, सेम टू सेम नीचे वाला भी न्यूक्लियोटाइड निकोटीन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट डाइहाइड्रोजन। ATP जो होता है वो करेंसी ऑफ द सेल होता है। FADH2, अगर एक FADH2 करते हो 2 ATP बनती है, और एक NADPH2 करते हो या एक NADP करते हो तो आपका 3 ATP निकलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप इनको याद रखना, ठीक है। और इसमें आई थिंक कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब लास्ट आपका आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे उनको एक बार देख लेते हैं। चलिए पहला फैक्टर आपको दिख रहा होगा लाइट। अब देखो सनलाइट इफेक्ट डालेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस स्टार्ट ही देखो सनलाइट से ही हो रही है। अगर सनलाइट आप दोगे ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है, सनलाइट नहीं दोगे तो क्लोरोफिल ट्रैप किसको करेगा, फिर लाइट रिएक्शन नहीं होगा, फिर वो NADPH2 और ATP निकलेगा नहीं, वो डार्क रिएक्शन होने नहीं देगा। कुल मिलाकर लाइट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। Only 2% of solar energy reaching Earth is used in photosynthesis and 10% used in other metabolic। जो भी पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी आती है उसमें सिर्फ 2% ही फोटोसिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है, बाकी अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है, ठीक। Photosynthesis only perform when wavelength of light lies between 400 to 800 नैनोमीटर, that is visible ray। ये याद रखना, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि फोटोसिंथेसिस किस रेंज में की जाती है। तो अगर लाइट की वेवलेंथ 400 से 800 नैनोमीटर है, ठीक है, ये लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, वो फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा डिटेल में, ठीक है। अभी बस याद रखो फोटोसिंथेसिस तब हो सकता है जब लाइट की वेवलेंथ 400 से 800 नैनोमीटर की होती है, इनके बीच में फोटोसिंथेसिस करा सकते हो, इससे नीचे में नहीं हो सकता, इससे ऊपर नहीं हो सकता। और 400 से 800 जो होती हैं वो विजिबल रेज होती हैं, विजिबल इन द सेंस जो आपको विबज्योर, ठीक है, विबज्योर में ही, तो विबज्योर ये जो होता है इसका जो वेवलेंथ होता है ये इन्हीं की रेंज में ही आता है, 400 से 800 के बीच में। फोटोसिंथेसिस डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ लाइट। भाई फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है लाइट की क्वालिटी कैसे है। भाई अगर धूप तेज होगी, लाइट तेज है तो फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा। ठंडी में जैसे फोटोसिंथेसिस का रेट थोड़ा सा स्लो हो जाता है। क्वांटिटी ऑफ लाइट, कितने लाइट आप सप्लाई कर रहे हो, अगर ज़्यादा देर तक लाइट जाती है, कम जाती है, तो एक अमाउंट डिपेंड करता है। एंड सेकंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट, भाई कितनी देर तक आप लाइट ले जाते हो, ठीक। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन रेड लाइट फॉलोड बाय ब्लू लाइट। सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस होता है वो रेड लाइट में होता है एंड ब्लू लाइट में होता है। इन सब का जो डिटेल है वो आपको अगले साल मैं एक टॉपिक बता दे रहा हूँ, रेड ड्रॉप इमर्सन इफेक्ट, ठीक है, आपको क्लास 11 में पढ़ाया जाएगा। कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि रेड लाइट में क्यों होता है, तो एक्चुअली ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है। जब रेड लाइट मिलता है प्लांट को तो वो ग्रोथ बहुत तेजी से करता है, फोटोसिंथेसिस की स्पीड वो बढ़ा देता है। तो साइंटिस्ट थे इमर्सन, उन्होंने इस बात को देखा था और उन्होंने एक इवेंट नाम दिया था, समझाया था, रेड ड्रॉप इमर्सन इफेक्ट। आप चाहो तो देख सकते हो बट कोई काम का है नहीं क्लास 10th में, ठीक। तो सबसे ज़्यादा जो आपका फोटोसिंथेसिस होगा वो व्हाइट लाइट में होगा, फिर रेड में होगा, फिर ब्लू में होगा और सबसे कम ग्रीन में होगा। दिमाग में रखो, प्लांट खुद ग्रीन होता है तो ग्रीन में वो तेज नहीं करता है, ग्रीन में वो स्लो करता है, ठीक। सेकेंड है टेम्परेचर। अगर फोटोसिंथेसिस करना हो तो लगभग नॉर्मल टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए।
एन इंक्रीज इन 10 डिग्री टेम्परेचर एन ऑप्टिमम रेंज इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ट्वाइस। अगर 10 डिग्री टेम्परेचर आप बढ़ाते हो नॉर्मल से अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो फोटोसिंथेसिस की जो रेट होगी वो जस्ट डबल हो जाएगी। जैसे मान लो अगर आपका टेम्परेचर 30 है, आपने उसको 40 कर दिया तो ठीक है, फोटोसिंथेसिस का रेट जो होगा वो बढ़ जाएगा। जैसे आपको मान लो 22 है, आपने 10 बढ़ा दिया 32 हो गया, तो फोटोसिंथेसिस की रेट जो होगी, बट एक लेवल के बाद अगर आप बढ़ाने लगोगे लाइट टेम्परेचर तो फिर प्लांट फोटोसिंथेसिस ना करके प्लांट ही जल जाएगा, मतलब बेकार हो जाएगा आपका। एट वेरी हाई टेम्परेचर डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम, अगर सेम टू सेम वही, क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर कर दोगे आप बहुत ज़्यादा तो रुबिस्को एंजाइम आपका फिर डीनेचर्ड हो जाएगा, रुबिस्को काम ही नहीं करेगा। रुबिस्को के अलावा भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर दोगे तो रुबिस्को काम ही नहीं करेगा, तो फिर आपका फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। थर्ड है आपका CO2। इन एटमॉस्फेयर CO2 इज प्रेजेंट लगभग 0.038% और 360 ppm। मोस्ट एक्ट एज लिमिटेड फैक्टर, सबसे लिमिटेड फैक्टर ये क्योंकि सबसे कम मात्रा में एनवायरमेंट में प्रेजेंट होता ही है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज वेल इंक्रीजेज इन CO2 अप टू 8%। अगर फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज कर सकते हो अगर CO2 का लेवल 1% तक बढ़ जाए, क्योंकि है कितना 0.038% है, लगभग 1% तक अगर ले जाते हो तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो होगा वो बढ़ जाएगा। बट बियॉन्ड दैट CO2 इज टॉक्सिक फॉर प्लांट एंड क्लोज द स्टोमेटा। और अगर इससे ज़्यादा लेकर जाते हो, ठीक है, 1% से ज़्यादा हो जाता है CO2 का लेवल, तो फिर वही CO2 प्लांट के लिए यूजफुल की जगह हार्मफुल हो जाएगा। और एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आपका जो स्टोमेटा है वो क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक, अब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो आपको पता होगा स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जब स्टोमेटा ही क्लोज हो जाएगा तो गैसेस का एक्सचेंज ही नहीं होगा। अब जब गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा तो O2 बाहर नहीं आएगा, CO2 अंदर नहीं जाएगा। जब ये CO2 अंदर नहीं जाएगा तो फोटोसिंथेसिस करवाओगे कैसे, और O2 अगर अंदर रह गया तो वो क्लोरोफिल को डैमेज कर देगा वो। तो इसीलिए CO2 का जो लेवल है वो लगभग 1% से कम ही चाहिए। ठीक, लास्ट है आपका वाटर। वाटर जो होता है वो जब स्ट्रेस कंडीशन आती है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, लेस गैसेस एक्सचेंज और लेस फोटोसिंथेसिस। अब वो डिपेंड करता है कि जैसे प्लांट किस अवस्था में है। जैसे प्लांट अगर डेजर्ट एरिया में है, ठीक है, तो डेजर्ट एरिया में वाटर की बहुत कमी होती है, तो उस कंडीशन में वो स्टोमेटा अपना क्लोज कर देगा ताकि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस ना हो सके, ठीक है, और गैसेस एक्सचेंज थोड़ा कम हो जाए जिससे प्लांट में वाटर सेव रहे वो, ठीक है। तो वाटर कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो लगभग ये पोर्शन भी आपका खत्म हो गया। अब आपके कुछ छोटे छोटे पोर्शन बचे हैं, जैसे आपका ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ठीक है, बाकी एक लिम्फ हो गया आपको एक्सप्लेन करना है, ट्रांसपिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल गैसेस न्यूट्रिएंट्स हो गए वो पर्टिकुलरली एक्सप्लेन करने हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हैं वो एक्सप्लेन करनी है, 1-2 लेक्चर और लग जाएंगे, ठीक है। बाकी वीडियो आते रहेंगे, 1-2 दिन हो सकता हो थोड़ी सी दिक्कत है, बट आएंगे, आप चिंता मत करो, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जो पढ़ाई समझ में आया होगा। कोई डाउट होगी तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। बाकी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।